अपनी आवाज अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सेल से मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और मॉड्यूल से एरे में कैसे आते हैं, और फिर उसमें हमने सीरीज और पैरेलल के अंदर कनेक्शनिंग्स देखा था कि एक स्ट्रिंग में मल्टीपल मॉड्यूल्स या मल्टीपल जो सेल्स हैं उनको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो डीपली हमने उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है। भी उसी से कंटिन्यू करते हैं। फिर जो वेरी लास्ट टाइम हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे उसमें ये था कि आपके पास एक मॉड्यूल है, ठीक है। अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि और इसमें अभी ये जो मॉड्यूल है वो किसी लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ओपन सर्किट है, यहाँ पे इस पे करंट भी ज़ीरो है, पावर भी ज़ीरो है। और ये जो मॉड्यूल है इसमें ये शॉर्ट सर्किट है, इसमें आपके पास पावर जो है वो ज़ीरो है। इशू क्या है कि इसमें वोल्टेज शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़ीरो है, ठीक है। और ये एक थर्ड सिनेरियो ऐसा है जिसमें लोड कनेक्टेड है और हमें कोई ना कोई सर्टेन पावर मिल रही है। तो ये वो चीज़ है जिसको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। तो फिर न्यूमेरिकल में हमने कुछ डेटा देखा था जिसको बैक साइड पे न्यूमेरिकल पे भी जाते हैं। अब इसमें हमने देखा था कि 232.8 ये वो पावर थी जो कि सबसे हाईएस्ट हमें वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। और उससे पहले 222.7, 226.1, 229 और 225, 230, 237 और 232.7। तो इसमें आपके ख्याल में सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी वैल्यू थी? इस टेबल के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट जो पावर है, सर 232 थी। ठीक है। तो इस चीज को हम मैक्सिमम, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट, के जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास मैक्सिमम पावर मिल रही है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम पावर पॉइंट भी कहते हैं। इस पर फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग भी करते हैं सिंगल एक्सिस या ड्यूल एक्सिस, ठीक है। ट्रैकिंग के थ्रू एलडीआर सेंसर्स लगा के डिटेक्ट किया जाता है कि किस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम पावर मिल रही। अब अगर आप ये ग्राफ देखें तो इसमें मुझे ये बताएं कि न्यू ग्राफ कौन सा है, और इस क्या कोई पहले चीज इस पे आपने पढ़ी हुई है अभी तक इस कोर्स में? ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें हाफ ऑफ द पोर्शन हमने पढ़ा हुआ है और हाफ हमने नहीं पढ़ा है, ये ग्राफ को डिस्कस नहीं किया। तो देखिए कौन सी चीज है जिसका पहले आपको आइडिया है इस ग्राफ में। जी बताएं जरा। सर ये मैक्सिमम पावर वाला है। और जी कोई बताए? सर ये मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज का ये जो कर्व है जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, पहले आप इससे फेमिलियर हैं इस चीज़ से, ठीक है। ये ग्राफ आपने लिखा जिसको भी मैंने रेड कर दिया, ठीक है, जिसको आप वोल्टेज और करंट भी एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आप फेमिलियर थे। अभी इसमें जो एक पॉइंट देखा है कि किस वोल्टेज और करंट के स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर आपके पास मैक्सिमम हमें पावर मिल रही। तो ये जो पावर की कर्व आपको बनी हुई है ये अभी साफ ज़रा नया टॉपिक है, ये जिसको मैंने राइट साइड पे बनाया, ठीक है। बाकी जो वी एक कैरेक्टरिस्टिक है उससे आप मिले। अब ये क्या चीज़ है बेसिकली कि ये जो पॉइंट है जिसको डॉट लगाया हुआ, ठीक है, इसके ऊपर आपके पास मैक्सिमम पावर मिल रही है, यानी कि इस वोल्टेज और इस करंट की वैल्यू को, ठीक है। और उस वोल्टेज को क्या नाम दिया हुआ? वी एम पी पी, मैक्सिमम पावर पॉइंट। और इसी तरह उस करंट को क्या नाम दिया हुआ? आई एम पी पी, ठीक है। और जब आप
V और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नई वैल्यू आएगी पावर की ऐसी, ठीक है। और उस पावर को फिर आप साथ साथ बनाने लगे, ये पावर कर्व बन रही है जिसको मैं हाईलाइट करूँ, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर मैक्स जो पावर का आंसर आएगा P इज इक्वल टू उसको क्या कहा जा रहा है, P MPP, ठीक है। तो ये जो पावर की कर्व है ये वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो VI का प्रोडक्ट आता जा रहा है और हम ग्राफ बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब आइडिया हो रहा है क्या चीजें हैं ये? यस सर। ठीक है। यहाँ पर पावर 0 थी, यहाँ पर पावर का कोई ना कोई ऑब्वियसली इसकी वैल्यू होगी, फिर VI की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये ऐसे समझे जैसे आपके पास न्यूमेरिकल का आंसर आ रहा है और जस्ट इमेजिन कीजिए आपके पास आंसर आ गया 232.8, ठीक है। समझ लगी ना, इस पॉइंट के ऊपर हाईएस्ट आंसर आ गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि अभी न्यूमेरिकल की थी। इस पे माइट भी हो रहा हो 100 आंसर आ रहा हो, 200 आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, ठीक। तो ये अब इसकी कैप्शन क्या था, IV कर्व एंड द पावर आउटपुट फॉर अ PV मॉड्यूल। सो पहले हम जस्ट IV कर्व को देखते थे, अभी यहाँ पे जो पावर आउटपुट है उसको भी आपने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। क्लियर? तो अगर ग्राफ इस तरह का गिवन हो तो आप जज कर सकते हैं कि अगर इसने ना लिखा हो P इज इक्वल टू MPP, ये जो चीज है ये अगर इसने मेंशन नहीं की तो आप खुद से क्या कर सकते हैं? यस सर। ठीक ठीक। जस्ट अ सेकंड। ओके जी, अब इसमें इसको जरा देखें कि हमने ग्राफ की वैल्यू थ्रू न्यूमेरिकल किस तरह से कैलकुलेट करनी है। अभी देखिए उसी तरह के एक और कर्व है आपके सामने, तो ग्राफ आपके पास बना हुआ है, उसको मैंने फिगर कैप्शन भी हाईलाइट की हुई है। द मैक्सिमम पावर पॉइंट MPP corresponds टू द बिगेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन फिट बीनेथ द IV कर्व। तो हम फाइंड आउट करने का एक वे ये, आप ये देखें उसने काफी सारी जो है वो कर्व के नीचे रेक्टेंगल्स बनाई हैं, समझ रहे हैं, यानी कि इस तरह से आपके पास जो बॉक्स बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखें काफी सारे आपको रेक्टेंगल्स बने हुए नजर आ रहे हैं जो डॉटेड डॉटेड उसने बनाए हैं। फिर एग्जैक्टली क्या होता है उस पर मैं आता हूँ जरा। वही जो IV कर्व है ये सिंपल क्या चीज है, IV कर्व है, ठीक है। और इधर से आ रही है ये चीज है, ये रेड मैंने लाइन लगा दी। अब सिर्फ ये ग्राफ है, बाकी सारी उसने इस कर्व पे नीचे रेक्टेंगल्स बनाए, तो डिफरेंट वैल्यूज भी लिखे। तो एक दफे इसको जरा गौर से देखें क्या क्या चीज आपके माइंड में आती है, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या उसने लिखा हुआ सारा कुछ। ऑब्वियसली जब देखेंगे आपके जहन में आएगा कि 115 वॉट कैसे आ गया, 220 वॉट कैसे आ गया, ये 5.5 की वैल्यू क्या लिखी हुई। इसको वन बाय वन कोई गाइड करें मुझे जरा कि बेसिकली आपके पास एरिया उसने कैलकुलेट किया हो ना, लेट से मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि अगर ये करवा उसके नीचे ये एक रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। उसके एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 20, वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू माइट भी उसकी 6 के करीब हो, तो 20 मल्टीप्लाई बाय जब 6 होगा या 5 पॉइंट समथिंग होगा तो आपके पास एक आंसर पावर का क्या आ रहा है, 115 वॉट की आपके पास पावर आ रही है, ठीक है। इसी तरह कोई और मुझे बताया कोई और कैलकुलेशन हुई है यहाँ पे, कोई डिफरेंट वैल्यू आई हो पावर की, कोई डिफरेंट रेक्टेंगल उसने ली हो। यहाँ पे 2-3 रेक्टेंगल्स हैं, देखिए नजर आ रही रेक्टेंगल आपको? यस सर, ये 288 वर्ड भी है। सर उसने किया 6 मल्टीप्लाई बाय ये 48 जो कि हमारे पास हुआ 288।
और देखें और कोई पावर नजर आ रही? ठीक है, 288 वाला कमेंट सेव हो गया, आ सर गया, बिल्कुल ठीक है। 135 135। वोल्ट। तो उसके ऊपर थोड़ा 220 सा वाट गैस भी करने है। की कोशिश करें कि 135 पे वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। सर 3 करंट है और इसमें उसने कोई नहीं, एक रफ सा एक मतलब जस्ट टेक एन आइडिया के। वोल्टेज एक सर वोल्टेज 45 आएंगे। सर 45 आएंगे वोल्टेज। ठीक है, कोई एक सर्टेन वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं, लेट्स से जी 45 कह रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ एग्री। तो यानी कि जो 45 और 3 का जो प्रोडक्ट है दैट इज एंडिंग विद 135, ठीक है। एक और फिर Yes, हमारे sir. पास 115 को भी हमने डिस्कस कर लिया, 288 को भी देख रहे हैं, 135 को भी देख रहे हैं, और एक ये 220 वाले को भी देखें भी, इस पे क्या वोल्टेजेस हैं, क्या करंट है। और 220 वाले के ऊपर उसके पावर के लिखने का अंदाज जरा चेक करें कि उसके सबस्क्रिप्ट में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर अब क्या वैल्यूज हैं वोल्टेजेस एंड करंट की? सर यहाँ पे करंट की वैल्यू 5.5 है और वोल्टेज की 40 है, तो ठीक उसको है, उसने मल्टीप्लाई करके लेबल 220 आ। ठीक है, उसने लेबल भी किया हुआ, ठीक है ना इसको, क्योंकि बाकी जो है वो वोल्टेजेस या करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद से जज कर रहे थे ना कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। यहाँ पर कैटेगरी के लिए उसने मेंशन किया हुआ। तो ये VMPP और IMPP से क्या बन रहा है, ये एब्रिविएशन जो है, इसको अगर देखें तो ये किस चीज की एब्रिविएशन है? सर मैक्सिमम पावर पॉइंट की है हमारे पास। IMPP का मतलब ये है कि ये वो करंट है जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम पावर मिल रही थी, है करंट, लेकिन कौन से पॉइंट पे, जब आपको मैक्सिमम पावर मिले, ठीक है। जैसे आप आई शॉर्ट सर्किट कहते हैं कि वो करंट जब शॉर्ट सर्किट था, इसी तरह VMPP वोल्टेजेस एट द मैक्सिमम पावर पॉइंट। सो ऑब्वियसली दोनों का प्रोडक्ट विल एंड अप 220। अच्छा, ये चीज देखें कि इसने 288 को कंसीडर क्यों नहीं किया इस ग्राफ में, व्हाई इज कंसीडरिंग 220 वाट। इसको 288 वाट पे लिखना चाहिए था IMPP और VMPP, इजंट इट? सर प्रैक्टिकल सर कंडीशन में ग्राफ ऐसा के नहीं कर्व होता। हमारे पास वो 220 पे कहाँ दी? द थिंग इज कि मेन जो चीज है दैट इज द VI कर्व। जो 288 वाट है वो तो VI कर्व से ऊपर रेक्टेंगल बन रही है। आपने अपनी करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के अंदर रहते हुए, यानी कि जो आपको ग्राफ आ रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स के अंदर से मैक्सिमम पावर निकालिए, ना कि कोई फेक पावर जनरेट करनी। क्या क्या सो उसके लिए क्या चीज करते हैं, फिगर की कैप्शन को दोबारा जरा पढ़ते हैं, उसमें आपका आंसर भी है। द मैक्सिमम पावर पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द बिगेस्ट रेक्टेंगल। बिगेस्ट रेक्टेंगल यानी कि आपने 115 को नहीं इंक्लूड नहीं किया, 135 वाट को इंक्लूड नहीं किया, बिगेस्ट रेक्टेंगल। तो बिगेस्ट रेक्टेंगल में फिर 288 भी थी, आ गया आंसर उसका। दैट कैन फिट बीनेथ द IV कर्व। नजर आ रहा है कि जो अंडर द IV कर्व आपके पास वन ऑफ द बिगेस्ट रेक्टेंगल होगी, वो आपके पास मैक्सिमम पावर पॉइंट की वैल्यू दे रही होगी। बात समझी? यस सर। ठीक है, अब जो क्यूरीज वगैरह थी, क्वेश्चन जेन में जो उठ रहे थे, वो सारी चीजें एंड होगी। यानी कि अगर बड़ी रेक्टेंगल को देखें, यानी कि अगर जस्ट रेक्टेंगल को देखें तो 4 थी। अब 4 में से कौन सी लेनी है? बिगेस्ट। लेकिन बिगेस्ट को देखें तो 288 भी थी, लेकिन जो कि अंडर द IV कर्व आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यानी कि आप कहते हैं कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स आपके क्या हैं, तो जो आपको पॉकेट मनी मिलेगी उसमें से ही आपने खर्च करना है ना, जो कि मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि मॉड्यूल उतना हमें अगर दे ही नहीं रहा, तो हम कैसे वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप सो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप चीज़ों को जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि मैक्सिमम पावर पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। क्लियर है जी, इस पे कोई इशू वगैरह तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो Yes, इस पे sir. मैं एक छोटा सा कमेंट कर देता हूँ प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या है कि सोलर ट्रैकिंग जो सिस्टम है ना, मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं कि LDR सेंसर्स लगाते हैं, ठीक है, और उसमें ड्यूल एक्सिस ट्रैकिंग भी होती है,
और सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग भी होती है। अब ड्यूल और सिंगल में फ़र्क क्या होता है बेसिकली, क्योंकि आपके पास आपका जो मॉड्यूल है वो ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है, दाएं बाएं भी कर सकता है, ठीक है। तो जब लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन इसको ड्यूल एक्सिस कह लेते हैं, और जब बिल्कुल एक साइड पे हो यानी कि जस्ट अप एंड डाउन हो रहा है या जस्ट उसको आप राइट या लेफ्ट करें तो उसको आप सिंगल एक्सिस जो है वो ट्रैकिंग कह लेते हैं, यानी कि उसके जो घूमने का अंदाजा जैसे रोड्स में होता है वन वे, ठीक है, ट्रैफिक है ये क्या सिनेरियो। अब एलडीआर सेंसर का क्या है कि उसके ऊपर आपने सेंसर लगाए हुए, तो सन का जो ट्रैक है वो इस सेंस का बनता है कि आपने देखा है कि सुबह टाइम साया किसी और डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और शाम के टाइम साया किसी और डायरेक्शन में होता है, गर्मियों में सूरज किसी और तरफ से निकल रहा है, सर्दियों में किसी और तरफ से निकल रहा है, ठीक है। तो अब एलडीआर आपने सेंसर्स लगाया होता है उसके चारों साइड्स पे, उसको इस तरह से आपने सेंसर्स को कवर किया होता है कि आपको फील होगा जब सूरज दूसरी तरफ जाएगा तो एक पे रोशनी पड़ रही होगी और दूसरे पे हल्का सा साया पड़ रहा होगा, ठीक है। और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है ये सेंसर इसके ऊपर रीडिंग्स आ रही, तो आप अपना जो मॉड्यूल है वो उसका जो फेस है वो सूरज की तरफ कर दें। ऐसे ही समझ लें ना, जैसे आप यू आर टेकिंग अ सन बाथ और जब आपकी तरफ साया बन जाता है तो आप अपनी कुर्सी को खुद से घुमाते हैं और फेस उसकी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर घंटा डेढ़ वहां पे बैठे रहो ना सेम पॉइंट, तो हो सकता है कि 2-2.5 घंटे बाद वहां पे साया सा बना, आप फिर अपनी कुर्सी को टिल्ट करते, तो यू आर डूइंग द मैनुअल थिंग ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलडीआर ऑटोमेटिकली वहाँ पे वैल्यू सेंस करेगा, वो पता चल जाएगा कि कौन सा एलडीआर है, यानी कि आपने उनको नेमिंग भी तो की होगी ना कि ये किस कॉर्नर पे लगाया हुआ, तो आपका फेस उस तरफ हो जाएगा। आपसे फेस सुन रहा है यानी कि ये कि आपके मॉड्यूल जो पीवी मॉड्यूल है उसका फेस उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और पीवी मॉड्यूल का जो फेस उस तरफ होगा तो वो 90 का जो एंगल है ना वो बना रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली उसके ऊपर हिट करनी चाहिए, ठीक है, साइड से उसको उसके ऊपर हिट नहीं करना चाहिए। तो जब बिल्कुल टॉप के ऊपर उसके होगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक तरह का सम सॉर्ट ऑफ 90 का एंगल बना रहा होगा, लेकिन 90 का एंगल वैसे बनता नहीं, उसको आपने ऑलरेडी जितने भी आपने पीवी मॉड्यूल्स देखे होंगे उसको आपने थोड़ा सा टिल्टेड रखा होता है, ठीक है, और ताकि उसका फेस जो है ना वो उस तरफ रहे, यानी कि टॉप टॉप की तरफ रहे, ठीक है। तो ये दैट इज ए कंप्लीट प्रोजेक्ट कि इसमें आप सोलर ट्रैकिंग किस तरह से करते हैं, और उसमें अब इसमें सारे के पीछे पर्पस क्या है, ये जो मैंने कहा कि दैट इज ए कंप्लीट प्रोजेक्ट, इसके पीछे पर्पस आपके पास मैक्सिमम पावर पॉइंट ही है, ठीक है, इसको आप मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहते हैं कि आपने एक ऐसा मैक्सिमम वो पॉइंट ट्रैक किया जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम मिले, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 220 वाट के लिए जो है ना वो एफर्ट्स करें, ठीक होगी बात। अब सारे सिनेरियो क्लियर हो गए, हाउ इट वर्क्स और प्रैक्टिकली कैसे होता है सारी चीजें, ठीक है जी। यस यस सर। ओके sir. चलिए जी, अब इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, और ठीक है जी। अब इसी तरह जैसे एक मैक्सिमम पावर पॉइंट था, इसी तरह एक होता है फिल फैक्टर, अभी आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। अब फिल फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या चीज है, लेट्स सी के क्या चीज होती। अब फिल फैक्टर हमारे पास क्या है कि पावर एट द मैक्सिमम पावर पॉइंट, वो तो वही है ना एमपीपी जो भी पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, पावर जैसे भी 220 ग्राफ में आई है या न्यूमेरिकल में माइट भी 232.8 आई थी, ठीक है। तो न्यूमिनेटर वाली चीजें तो हम उससे फेमिलियर हैं, क्या ख्याल है, क्या डिनोमिनेटर से भी फेमिलियर है? Yes, sir. We open circuit वी ओपन सर्किट और आई शॉर्ट सर्किट इससे भी फेमिलियर है, वो कैसे? अब देखें ग्राफ में आप फेमिलियर हैं, ये भी ग्राफ हमने डिस्कस किया है पहले अभी भी। इसमें देखें आपको वी ओपन सर्किट और आई शॉर्ट सर्किट मिल रहे हैं कहीं लिखे? Yes, sir. एक है ये 48 और आई सर्किट हमारे पास 6. ठीक है, ये आपके पास वी ओपन सर्किट है 48 वोल्ट, आई शॉर्ट सर्किट 6 एम्पेयर, ठीक हो गया। यस सर। यस सर। सो ग्राफ में आपके पास वी एमपीपी था, आई एमपीपी था, वी ओपन सर्किट था, आई शॉर्ट सर्किट था, ठीक है, सारी चीजें जो है वो हमें आइडिया है। सो इसका मतलब है वी कैन कैलकुलेट द फिल फैक्टर, ठीक है जी। सो क्या आ गया जी, द फिल फैक्टर फॉर द मॉड्यूल शोन इन फिगर, ये जो दैट इज 5.41 द अबव फिगर, सो 0.76,
सो क्या आप लोग जो हैं वो मैक्सिमम पावर पॉइंट और फिल फैक्टर ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के काबिल हैं? आप अगर ग्राफ हो तो उससे कैन यू कैलकुलेट? यस सर कर हाँ लेंगे। जी क्लास, दोनों चीज़ें यस सर। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा फिर एक मैंने आपकी ड्यूटी एक लगाई हुई है तो उसमें वेकेशंस आ गई। मैंने आपको ये कहा हुआ है सबको कि नीचे फाइनली प्रोजेक्ट लैब के अंदर कि एक आपके पास सोलर पैनल पड़ा हुआ और उसकी जो बैक साइड है वहाँ पर एक नेम प्लेट लगी होगी, स्पेसिफिकेशन प्लेट्स, और उस पर कुछ चीज़ें लिखी होंगी। फिर कोई एक चीज़ आप उसमें और भी देखेंगे, उसमें लिखा होता है STC। अब व्हाट इज STC? STC का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर ये वैल्यू टेस्ट करके लिखी गई है। करेक्ट? ठीक है, STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, राइट। और अब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में क्या होता है कि जो सनलाइट आ रही है, जो उसकी पावर आपको मिल रही है, जो न्यूमेरिकल में आपने 1 फुल सन के तौर पे देखा, या फुल सन 6 एम्पेयर, और हाफ सन के ऊपर कितनी वैल्यू मेरी थी एक न्यूमेरिकल को, अगर हम थोड़ा मेमोरी को रिकॉल करें, समवेयर वी हैव स्टडीड कि फुल सन के ऊपर 6 एम्पेयर करंट आ रहा है और हाफ सन के ऊपर वहां पर कितना आ रहा था, 3 एम्पेयर आ रहा था। ठीक है, इस चैप्टर के आगाज में हमने न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। यस अब उस Yes, वन sir. सन को हम जब डिस्कस करते हैं उसका मतलब ये है कि सूरज की जो सनलाइट है वो जो जमीन पर आ रही है, जो मॉड्यूल को ऑब्वियसली हिट करने जा रही है, उसको हम कहते हैं सोलर इरेडियंस। ठीक है, और उसका सोलर इरेडियंस का अब यहाँ पे क्या मतलब है, वही मतलब है जैसे कि आप एक फुल सन के ऊपर वैल्यू ले रहे हो, और वो हम कितनी वैल्यू ले रहे हैं, 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर आप 1 किलोवाट जो है वो पावर को कंसिडर करें, यानी कि एक फुल सन की जो सनलाइट है वो इतनी, यानी कि पावर कैरी किए हुए को एक स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर 1 किलोवाट जो है वो दे रही है। तो जहां पर हमने सोलर रेडियंस की वैल्यू यूज करनी होगी वहां पर हम 1 किलोवाट डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर यूज करेंगे। फिर आपके पास एक और चीज होती है एयर मास रेशो। ठीक है, अब एयर मास रेशो दैट इज 1.5 है। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड किया था, एक दफा दोबारा गाइड कर देता। एयर मास रेशो बेसिकली ये नाम से कुछ और लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ और चीज होती है। ठीक है, ये नहीं कैसा कोई फील हो रहा है कि कोई एयर होगा, कोई मास होगा, उसकी कोई ना कोई किसी चीज से डिवाइड किया होगा, सो वी विल एंड अप विद द एयर मास रेशो। इसमें होता क्या है कि आपका जो सन है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हो, जैसे दोपहर के 12 बजे 1 बजे होता है, क्या ख्याल है, होता है ऐसे जैसे बिल्कुल यस सर के ऊपर? यस सर। इमेजिन आप लोगों ने किया होगा। तो हमारे सर के ऊपर से मुराद ऐसे ही है कि साफ ज़ाहिर जैसे हम हैं वैसे हमने PV मॉड्यूल्स लगाए हुए, पैनल्स लगाए हुए। तो अब उसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा सन का, ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम द मॉड्यूल, जो आपके घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए या हमारा जो ऑब्वियसली बॉडी है उसका सन से कोई ना कोई फासला तो होगा, क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा, अब अगली नेक्स्ट चीज आपने ये इमेजिन करनी है कि सुबह के टाइम वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर नहीं होता, शाम के असर के करीब हमारे के सर के ऊपर नहीं होता, बिल्कुल तिरछा सा कहीं पड़ा होता है, क्या ख्याल है? हम उसको थोड़ा सा आड़े टेढ़े होके देख रहे थे, हमारे दाएं या बाएं हमें नजर आ रहा होता, उतना वो फुली ऊपर नहीं। अब ये फासला कुछ और है, क्या ख्याल है? सन जब हमारे सर के ऊपर होगा वो फासला कम होगा, क्या ख्याल है? जब सर से इधर उधर होगा तो वो फासला बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ये जो मैंने दो आपको डिस्टेंसेस बताए ना, ठीक है, एक बिल्कुल आपके हेड के ऊपर और एक आइदर फ्रॉम द राइट साइड, थोड़ा सा उसको लेफ्ट कर ले राइट कर लें, जिस तरह भी है, ये नहीं कि आपके बिल्कुल सर के ऊपर नहीं है। तो ये जो दो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस हैं इनकी जो रेशियो है, ठीक है, उससे ये आपके पास आंसर आया 1.5। और अगर वही सूरज अगर मैं 12 बजे देखूं तो यही एयर मास रेशियो मुझे कितनी वैल्यू दे रही होगी, 1, क्योंकि एक्चुअल उसका डिस्टेंस भी वही है और मैंने स्टैंडर्ड जो मेजर किया हुआ वो भी मैंने हेड के ऊपर मेजर किया हुआ। ठीक है, हेड के ऊपर मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली तो आपका मॉड्यूल है, लेकिन हेड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस चीज को विजुलाइज किया हो। क्या ख्याल है? अब हर बंदे ने पैनल लगा के तो सूरज को नहीं ना देखा होगा, लेकिन अपनी बॉडी के रिस्पेक्ट से अभी तक हम इसको ऑन एंड ऑफ सन को
ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है 1.5 है और उसका मतलब ये है। तो आई होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, कि एयर मास रेशो होती क्या है और उसकी वैल्यू 1.5 यहाँ पर क्यों लिखी हुई है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है और एक जहाँ पर एक्चुअल सन मौजूद है, करेक्ट जी। यस सर। ठीक है Yes. अब सर। आप, हाँ जी, अब जब ये 2 पे चली जाएगी अगर वैल्यू, तो आपको पता है कि वो मॉड्यूल के साथ फिर उसका एंगल भी बहुत अजीब सा एक बन रहा होगा, उसकी सनलाइट उतनी बेहतर अंदाज में उसके ऊपर हिट नहीं कर रही होंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन है उसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो इनके ऊपर ये रिजल्ट्स निकलेंगे। और टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है जी, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है जी, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 degree. ठीक है। तो ये सोलर रेडियंस 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एयर मास रेशियो 1.5, यानी कि सूरज को भी तो बिल्कुल गायब नहीं ना कर देना, समझ रहे हैं ना। मेन चीज तो वो है कि हमारा सोर्स कितना आगे। अभी हम जरा देखते हैं टेबल 5.3, ठीक है। सो उसमें हमारे पास क्या है, एसटीसी रेटेड पावर, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ, द की पैरामीटर फॉर अ मॉड्यूल इज इट्स एसटीसी रेटेड पावर पीएमपीपी। तो आपको क्या ये पूरे वर्ड से आइडिया हो रहा है कि एसटीसी क्या है और ये पीएमपीपी की क्या बात कर रहा है, ये क्या चीज है, प्रोडिक्ट करने के काबिल हैं, पता लग रहा है क्या चीजें लिखी हैं जी। व्हाट इज एसटीसी, बताएं। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। और जब आप स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन का आपने नाम लिया तो आपके ख्याल में, आपके माइंड में क्या क्या चीजें आई, इंटरलिंक्ड इससे क्या चीजें हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन से जी। क्योंकि वैसे भी लिख सकता था रेटेड पावर पीएमपीपी जी क्लास। सर जो हमें डाटा गिवन गिवन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है वैल्यू, जैसे 1 किलोवाट दिया हुआ है, एएम दिया हुआ है, इस ठीक पे। है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई क्या कमेंट्स है आपके, आपके ख्याल में ठीक है चीजें जो कह रही हैं या कुछ और है या क्या। एटलीस्ट 3 to 5 डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन आएगी तो फिर आगे चलते हैं। बताएं जरा जी क्या हो। सर इसमें हमारे पास वो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम पावर करंट और एफिशिएंसी वगैरह आ जाता है। अच्छा। और जी कुछ बताने की कोशिश करें जरा। सर वो स्टैंडर्ड उसमें सन की डायरेक्शन की वजह से शेप है। ठीक है, वो कह रहे हैं उसने सन की डायरेक्शन का कहा है जी। और कोई उसमें वो कंडीशंस वगैरह के बारे में क्या कि हम थोड़ा ऊंचा बोलें जी। जी शायद आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा ऊंचा बोले और बताएं जी क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ना स्टैंडर्ड हम्म, कंडीशन वगैरह के बारे में कंडीशन में एयर डेंसिटी के पहले हमने जिक्र किया था, अभी स्टैंडर्ड ही ली। हम्म, तो अच्छा। सर एसटीसी सर हम बेसिकली यूज कर रहे हैं सर वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस उन्होंने बताए भी हैं। तो सर जैसे हम सर्किट में आइडियल कंडीशन यूज करते हैं उस तरह सर एज एन आइडियल कंडीशन के लिए हमने ये यूज किया हुआ है कि फिक्स्ड वैल्यूज यूज किए हैं कि कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जी। जब हम काफी सारे लोगों ने मैक्सिमम ठीक ही आंसर किया। जब उसने एसटीसी रेटेड पावर लिखा हो ना तो मेरे जहन में ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी सेव्ड हैं कि उसने एयर मास रेशियो 1.5, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और सोलर रेडियंस 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर के ऊपर ये सारी मॉड्यूल को जो टेस्ट किया है और फिर उस इन हालात के ऊपर जो आईवी कर्व जनरेट हुई और फिर उसमें से जो फर्दर
आई और वी के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू थी, वो वैल्यू मेरे पास आई एज अ पावर। बात समझ? तो उसने ये सारी बातें कहीं नहीं लिखी, लेकिन जब मैंने ये एक स्टेटमेंट रीड की कि द की पैरामीटर फॉर मॉड्यूल इज एसटीसी रेटेड पावर पीएमपीपी, तो ये सारी चीजें मेरी मेमोरी में ऑलरेडी रिकॉल होती हैं बजाय के कहने के या बताने के। ठीक है जी। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग द सेम थिंग, आपकी मेमोरी में भी सेम चीजें आनी चाहिए। ठीक है। पार्टिसिपेशन के थ्रू मैंने थोड़ा सा आपकी इनपुट लेने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चीजें होती क्या। अब ये जो टेबल है इसकी कैप्शन को जरा रीड आउट करें सारे। क्या लिखा हुआ टेबल 5.3, व्हाट इज द कैप्शन? सर इसमें ये लिखा है कि एग्जांपल्स ऑफ पीवी मॉड्यूल परफॉर्मेंस डाटा अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। जो हमारे पास एसटीसी जो हमारे पास था पीछे, तो उसकी जो उसकी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस का ये सारा टेबल है कि इनकेस सन पावर होता है तो क्या होगी, और मटेरियल वगैरह और सारा ये फर्स्ट वगैरह, तो उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो ये उसका स्टैंडर्ड है हमारे पास टेबल। ठीक है। तो अब इसमें मैन्युफैक्चरर जो हैं जो कि बना रहे हैं, यानी कि आपके पास जो पीवी मॉड्यूल की परफॉर्मेंस आपने दी है, जब आप किसी को कहते हैं कि ये यहाँ पर एक पावर प्लांट मैं लगाता हूँ, ठीक है, बाकी जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उसके आप कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन उसको देंगे। और विंड की बात जब आप करते हैं वहाँ पे भी आप उसको बताएंगे विंड टर्बाइन की स्पेसिफिकेशन। जिस तरह जब अभी आप सोलर की बात करें तो आप पीवी मॉड्यूल की उसको बताएंगे। ठीक है। अब ये टेबल इटसेल्फ दैट इज क्वाइट क्लियर। अब कोई बंदा ये भी तो कह सकता है कि जी क्लाउडी, आपने तो कहा था 100 वॉट देगा, और क्लाउडी इन्वायरमेंट के अंदर जो है या उस तरह की चीज़ों के ऊपर आप उससे उलझ रहे हैं कि आपने 100 वॉट का कह के बेचा था, ये तो 20 वॉट दे रहा है। उसने 100 वॉट कब क्लेम किया था? स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर। तो देखेंगे क्या वहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर से हट के क्या वहाँ पर एयर मास रेशियो 1.5 है, क्या वहाँ पर सोलर की जो सनलाइट की सोलर की रेडियंस है, जो रेडिएशंस आ रही हैं, क्या वो इतनी पावर कैरी किए हैं? तो फिर आप कहेंगे आपने फॉल्स क्लेम किया है, अदरवाइज आपकी कंडीशंस बिल्कुल टोटली उससे डिफरेंट हो सकती है। बात को समझ रहे हैं? क्लेम किस कंडीशंस के ऊपर आपने किया हुआ है, कंपनी ने क्लेम किसके ऊपर किया हुआ? क्लियर? गाड़ियों के Yes, अंदर sir. इकोनॉमिकल फ्यूल की जो माइलेज वगैरह होती है, क्या वो हर स्पीड के ऊपर वो कहते हैं कि ये इतने किलोमीटर जो है वो 1 लीटर से करेगी, या कुछ किसी स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर वो कह रहे होते हैं? क्या कह रहे थे कि पूरा पूरा मीटर मारे आगे, व्हीली भी लगाएं जरा और 6 बंदे बिठाएं, और क्या, या कोई स्पीड का कोई ताल्लुक होता है, लोड का, स्पीड का, माइलेज से सारा कुछ होता है? यस CD70 के यूजर आप में से काफी होंगे बल्कि, तो उसके ऊपर कोई इकोनॉमिकल स्पीड का मीटर के ऊपर कोई बना होता है कि कौन किस किस स्पीड पे इकोनॉमिकल होता है, या बाइक के मीटर के ऊपर? यस सर 40 to 60 तक होता है। 40 to 60। कोई एरिया रेड भी किया होता उन्होंने? यस सर। उससे बाज आ जाए, वो भी कोई एरिया होता है साथ में। अच्छा खैर नहीं हो जी। सो यहाँ पे जस्ट मल्टीपल एग्जांपल्स देने का मतलब ये है कि आपके पास, यानी कि ये जो नीचे टेबल का भी डेटा हम देखने लगे, जो क्लेम्ड डेटा है वो इन कंडीशंस के ऊपर। तो मैन्युफैक्चरर्स में हमारे पास कोई सन पावर आ रहा है, इंगली आ रहा है, फर्स्ट सोलर है, नैनो सोलर है, शार्प है, ठीक है। और जो मॉडल हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली नीचे उन्होंने मॉडल दिया हुआ किसी की, कोई क्या सीरीज है, क्या नंबर वंबर है, ठीक है। जैसे अभी मोबाइल के आप सारे यूजर्स हैं, ओप्पो, हवावे, सैमसंग या आईफोन के कंपनी, तो उनके ऑब्वियसली डिफरेंट मॉडल्स हैं। सेम केस ओवर हियर। मटेरियल है जो उसमें क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, किसी में जो है वो मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन या मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का बना हुआ, ठीक है। किसी के अंदर कैडमियम लगा हुआ है, किसी के अंदर कॉपर, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड लगा हुआ है, साथ में सिलिकॉन तो है ही है, ठीक है। तो ये मटेरियल्स की जो टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास इस बुक के अंदर भी खैर मौजूद हैं।
फिर कोई चीज देखे तो पैनल एफिशिएंसी, जिसको अक्सर आप लोग कहते हैं कि जी वो एफिशिएंसी बड़ी कम है, और ऐसे ही होता है सिंगल जंक्शन जो ट्रेडिशनल मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में आप कह रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या एफिशिएंसी लिखी हुई है, पैनल की जो एफिशिएंसी है। ट्वेंटी 1%, 15.6, 12.2। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम शीट देखें, रेटेड पावर PMPP सुना नाम है, 435 to 45, 87.5 to 30, 135। फिर और आपके पास क्या है जी, रेटेड वोल्टेज VMPP। ठीक है, ये डिफरेंट के लिए डिफरेंट आ रहे हैं। रेटेड करंट, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, और NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। अभी इसको देखेंगे जरा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ। 45, 46, 45, 47, 45। और फिर अगली चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ P max परसेंटेज पर केल्विन, -0.38, -0.45। इट फील्स लाइक खतरनाक चीज है। तो अब ये बता रहा है कि आपके पास पावर जो होगी वो डिक्रीज होगी पर केल्विन के पीछे कितने फीसद, ठीक है, कितने फीसद ड्रॉप होगी 1 केल्विन के पीछे, ठीक है, या 1 डिग्री सेल्सियस के पीछे आपके पास कितनी पावर ड्रॉप होगी, कितना वोल्टेज कम हो जाएगा, कितना करंट कम हो जाएगा। इन 3 चीज़ों को देख के मेरे जहन में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने लग गई हैं, कोई ऐसे सवालात जो हम ले रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सनलाइट जितनी ज़्यादा होती जाएगी और टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा, उसका ये मतलब नहीं कि उतनी ज़्यादा पावर आती जाएगी, कि किसी एक ख़ास हद तक ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप सर्टन टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे, 25 डिग्री से ऊपर जाएंगे, तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। और कितनी होगी अभी न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो जस्ट ये कह देना कि जितना ज़्यादा हीट होगी या जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा पावर मेरी होगी। पावर उस सेंस में मिलेगी अगर जितनी मैक्सिमम सनलाइट आ रही है वो मैक्सिमम कन्वर्ट भी हो जाए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, सेल उसको ऑब्जॉर्व करेगा और इवेंचुअली वो हीट अप होगा। ठीक है, ये हमने एफिशिएंसी के अंदर पढ़ा था। कुछ आपके पास बैंड गैप लिमिटेशंस हैं, कुछ रिकम्बिनेशन है और कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, जिसको हमने हीट के सेंस में लॉसेस के सर्टेन परसेंटेज देखी और शॉकले ने हमें बताया कि थ्योरेटिकली 33 पॉइंट समथिंग होती है, और अभी प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि 20, 15, 12% की एफिशिएंसी आपके पास आ रही। फिर वेट भी ये सारा दिया हुआ, ठीक है, डायमेंशंस भी बताई हुई। सो बीइंग एन इंजीनियर आपका ये काम है इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करने का, कर्व्स को एनालाइज करना, टेबल्स को एनालाइज करना। ठीक है, नहीं किसी चीज का आइडिया होता वो ऑब्वियसली लेक्चर में मैक्सिमम बता दिया जाता है। स्टिल इफ यू आर अनेबल टू गेट इट, जस्ट गूगल इट, हर चीज वहां पर पड़ी हुई। और जब आप ऑब्वियसली किसी अच्छी जगह पे जब जॉब कर रहे होंगे तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और मैक्सिमम जब आपको चीज़ें आ रही हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो हर एक चीज़ को तो आपको गाइडलाइन ही मिलेगी। आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह ब्राउज कर रहे होंगे और कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगा, कुछ बुक से आइडिया ले रहे होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल लीड से आपको कम्युनिकेशन से जज हो रही होंगी, रिमेनिंग कुछ जो है वो आप इसी तरह चीज़ों को देख रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 डिग्री के ऊपर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वोल्टेज सबसे बेस्ट है। 50 के ऊपर उससे कम है, 75 के ऊपर उससे कम है। क्या ख्याल है, ऐसे ही आपको भी फील हो रहा है? यस सर। ठीक है, और बाकी चीज़ें उसने मेंशन की हुई हैं कि रेडियंस जो है वो 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर और एयर मास रेशियो जो है दैट इज़ 1.5 और उसके ऊपर। तो प्रैक्टिकली भी थोड़ा फील हो रहा है कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ये हमें अभी टेबल के अंदर भी कुछ हमने ऐसा देखा, हमें माइनस में कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी और अभी ग्राफ भी उसको तकवीयत दे रहा है। तो 2 गवाहियाँ हो गई, तीसरी न्यूमेरिकल से ले लेते सॉल्व करके। अभी इसी को देखते हैं जरा नेक्स्ट। फिर जब आपके पास वोल्टेज डिफरेंट आएगा तो ऑब्वियसली जो पावर होती है वोल्टेज और करंट का फैक्टर होता है।
उसकी वैल्यू भी कम है। अच्छा, आपने एक चीज देखनी की जो भी ऊपर फिल फैक्टर पड़ा है इसकी वैल्यू आ रही तो कौन सी रेंज तक वैल्यू आएगी, यानी कि कितना फिल फैक्टर की वैल्यू हो तो वो बेस्ट मॉड्यूल कंसिडर होता है या उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट कंसिडर होती है। तो ठीक है, तो ये दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि फिल फैक्टर की वैल्यू कितनी आए, इनकी क्या उसकी रेंज है कि उसको हम कहते हैं क्योंकि अगर इतना फिल फैक्टर है तो ये बेहतर वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा मेक श्योर करें कि इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में बताना मुझे जरा। अच्छा जी, तो सेल पे बात हो रही है कि सेल का जो टेम्परेचर है ना, जब वो इंक्रीज करेगा एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा तो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो डिग्रेड होगी। वो हमने टेबल में ग्राफ में भी थोड़ा सा देखा है। सो फिर किया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमें एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं NOCT, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर भी आप देखें तो आपको NOCT नजर आ रहा है डिग्री सेल्सियस में कितनी है, कोई एक वैल्यू बता दें मुझे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जी। 45 डिग्री, हम्म, 46, 45, ठीक है 47, ठीक है, डिफरेंट मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे अब इशू क्या है, ये ऐसी चीजें क्यों आपको बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि जो आपके पास सनलाइट आ रही है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, वो हीट की फॉर्म में पहले एब्जॉर्ब होगी सेल में, फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट उसके कॉर्नर से डेसिपेट हो रही है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी को ऑब्वियसली चीजें जो है ना वो रिड्यूस करें। ठीक है, सो इसी तरह फिर NOCT जो है वो आपके पास नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो बताया जाता है। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इसको आपको बताता है। और अभी टेबल में भी हमने देखा 45, 46, 47 इस तरह की वैल्यूज हमने देखी। अब ये इनके कैलकुलेट कैसे करना है फर्दर, ये क्या चीज़ है, एक दफ़ा इस पैराग्राफ को जरा रीड करें। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ कि सेल्स वेरी इन टेम्परेचर नॉट ओनली बिकॉज एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज, ये इस चीज को जरा जस्ट रीड इट आउट। सेल्स पूरा पैरा आपने पढ़ना है। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हम करते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर। जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में? हम जी बताएगा वो। जी, टेम्परेचर की वजह से ही सिर्फ सेल वेरी नहीं करते, इसमें जो सेल्स की आइसोलेशन किया होता है सेल के ऊपर वो भी चेंज हो रही होती है, उसकी वजह से भी चेंज हो रहा है। और क्या है जी, सन सारी की सारी सनलाइट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या कुछ और कॉम्बिनेशन है आपके पास? सर कुछ और भी होती है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। इनके एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है ना वो बेसिकली आप इन्वायरमेंट जो सिंपल, अब किसी रेस्टोरेंट पे भी जाएं तो आपसे एम्बिएंट का भी एक कॉलम बना तो उसके भी आगे टिक मार्क वगैरह लगा रहे होते हैं। तो अब ये जो NOCT है नीचे लिखा हुआ, इट इज नॉट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर मैन्युफैक्चरर टू प्रोवाइड एन इंडिकेटर आल्सो कॉल्ड द नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। यानी कि सनलाइट उसके ऊपर पड़ी और बाहर अभी आपके पास हो सकता है कि अभी एट द मोमेंट लेट से जो टेम्परेचर हो 13 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब आपका जो गाड़ी का मिरर होगा, जो शीशा आपकी गाड़ी का,
उसके अंदर जब आप बैठे होंगे, अगर कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर हीट पड़ रही है या कोई बॉडी या ऐसी है जो कि आपने सूरज की रोशनी में रखी हुई, तो क्या उसका टेम्परेचर और बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम होता है, या वो हीट एब्जॉर्ब कर करके अक्सर आपको ऐसा फील होता है कि दैट इज बिट हॉट एट एज कंपेयर टू द एम्बिएंट टेम्परेचर? जी, ज्यादा गर्म वाली फीलिंग्स आती हैं समटाइम। यस सर। तो इसी तरह सेल का भी टेम्परेचर बढ़ता है ना, ठीक है। तो अब उसके ऊपर भी क्या किया जाता है, NOCT इज एक्सपेक्टेड सेल टेम्परेचर। अब सुन गौर से देखने वाली बात है कि यानी कि एक टेम्परेचर तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर है, मोबाइल्स के ऊपर भी ऐप भी हमें बता रही, वेदर ऐप, तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस, ठीक है। NOCT इज expected cell temperature in a module when ambient is 20 degrees, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर 20 है, उस वक्त आपके सेल का एक्सपेक्टेड टेम्परेचर क्या हो सकता है, वो ये चीज है, समझ रहे हैं, ठीक है। सो अगेन टेस्टिंग किसके ऊपर की हुई है, सोलर रेडिएशन 0.8 और विंड स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस जो हमने की हुई, और उसका जो फॉर्मूला है T cell is equal to T ambient, that could be 20, और NOCT nominal operating cell temperature, जो कि आपको वहाँ पर बताया भी हुआ टेबल के अंदर, जो मैन्युफैक्चर होगा उसने उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकेशन शीट हमें दी होगी, दैट इज 20 डिग्री, जो कि आप उसको एम्बिएंट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। 0.8 इरेडिएशन को आप ले रहे हैं 1 की बजाय 0.8, ठीक है। और S जो है दैट इज सोलर इंसुलेशन। अच्छा, एक और चीज है, अभी ऊपर भी आपने देखा होगा वर्ड, तो ये इंसुलेशन वो वाली नहीं है कि आपने टेप वगैरह किसी चीज के ऊपर लगाई हुई है, या इंसुलेटर जैसे होता है और कंडक्टर जो होता है, ये वो चीज नहीं है। सोलर इंसुलेशन वही सन की पावर की सेंस में ही है, जैसे सोलर रेडियंस होती है वैसे ही उसी तरह सोलर इंसुलेशन जो है दैट इज पावर पर स्क्वायर मीटर, दैट इज द डेंसिटी, पावर डेंसिटी किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। आपको इस इंसुलेशन में और वो वाली इंसुलेशन में कोई फर्क नजर आता है कोई? उस पे क्या उसको कहते हैं, स्पेलिंग्स में या वैसे? नजर वो वाला आता जो है, हाँ जी, वो वाला उसमें इंसुलेशन यू आता है। हाँ जी, ठीक है। सो ये इंसुलेशन जो है वो दैट इज SO से है, वो वाली जो आप कंडक्टर इंसुलेटर वाली कहते हैं वो आपके पास SU से। ओके, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जी, एस्टिमेट सेल टेम्परेचर, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर द यिंगली मॉड्यूल। ये मैन्युफैक्चरर है, ऊपर टेबल में गुजरा भी था, अभी दोबारा भी हम उसको देख लेंगे इन टेबल 5.3, अंडर कंडीशंस ऑफ 1 सन इंसुलेशन, ठीक है, 1 फुल सन, ठीक है, एंड एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। आपके ख्याल में यहाँ पर जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं, क्या आप उनसे फेमिलियर हैं? कोई नई चीज तो नहीं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी जिसको कि डिस्कस ना किया हो, आपको उस चीज का पता ना हो? न्यूमेरिकल तो सॉल्व तो बात की बात है। हैं हम। जी, हम ये सारे अल्फाज से फेमिलियर हैं, जानते हैं? यस सर, हम फेमिलियर। ठीक, यस सर, ठीक है, ठीक है, ओके, जो वी आर फेमिलियर विद इट। सबसे पहले जो सेल टेम्परेचर है, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल टेम्परेचर इन अ मॉड्यूल क्या हो सकता है, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला भी हमने जो ऊपर डिस्कस किया, अब उसके अंदर वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। तो T एम्बिएंट जो इस वक्त एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, ठीक है, लेट्स से मार्च अप्रैल में 30 डिग्री जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर, 30 डिग्री हमने फॉर्मूला के अंदर प्लग इन कर दिया। NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर फॉर यिंगली, ये भी मैं टेबल से आपको दिखाता हूँ जाके, 46, इसको मैंने हाईलाइट भी किया होता, आपने देखा भी होगा, 45, 46, 47 अभी जाता भी होगा वापस जरा, और 20 डिग्री वही फॉर्मूले वाला, 0.8 वही फॉर्मूला वाला, S, ठीक है, सन इंसुलेशन, ठीक है, वो बात कर रहा है 1 सन इंसुलेशन की, अगर वो 0.8 सन इंसुलेशन कह दे दैट कुड बी द 0.8, ये जो 1 है,
ठीक है। सो आपके पास जो एक्सपेक्टेड सेल टेम्परेचर है वो 62.5 डिग्री आ रहा है। अब ये जो नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर था दैट इज 46। अब यंगली मॉड्यूल था जी, ठीक है, ये यंगली और ये NOCT 46, ठीक है। इसी तरह अगर फर्स्ट सोलर होता तो यू आर गोइंग टू यूज 45, ठीक है। तो ये हमने टेबल से देख लिया। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है 62.5 डिग्री सेल्सियस। अभी अब देखते हैं हॉल का टेम्परेचर 30 है, वो कहता है 25 डिग्री पे आपको कैलकुलेशंस करनी चाहिए। सेल का टेम्परेचर निकला है 62.5। तो अब ये तो टेम्परेचर मतलब बहुत कुछ अजीब सी खिचड़ी पकती हमें नजर आ रही, कितने सारे टेम्परेचर और ये क्या चीजें होने जा रही हैं। आगे आगे जैसे जैसे करेंगे थोड़ी चीजें जो है ना वो एक सोफिस्टिकेटेड वे में सॉर्ट आउट होती जाएंगी। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज और मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल की हेडिंग भी देखें, जो आर्टिकल भी हमारा वो भी यही है, impact of cell temperature on power for a PV module. That means कि temperature is interlinked with the voltages, currents, कुछ ना कुछ है ऐसी चीजें जिसको अभी हम देख रहे हैं। So open circuit voltage, V open circuit। अब ये अगर आप चीज देखें from table 5.3 for this module at the standard temperature of 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्टैंडर्ड टेबल आपको दिया हुआ था, लेकिन आपके पास जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली उससे डिफरेंट है। सो वी ओपन सर्किट जो आपको वोल्टेज टेबल में गिवन था दैट इज 37.8। वैल्यूज थोड़ी थोड़ी आपने याद रखनी है, जब मैं टेबल में जाऊंगा तो वहां पर आपने मेरी हेल्प आउट करनी है। जैसे वी ओपन सर्किट 37.8 लिखा हुआ, और इसी तरह सिंस वी ओपन सर्किट ड्रॉप्स बाय 0.33% पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद होगा कि अभी मैं टेबल जब आपको पढ़ा रहा था पीछे अभी कुछ मिनट्स पहले, तो मैं वहां पे कह रहा था कि -0.38, ठीक है, पर केल्विन। तो 1 डिग्री सेल्सियस के पीछे 0.33% का ड्रॉप है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। ये टेबल में हमारे पास गिवन है, तो हम वापस जरा जाते हैं टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर जब हम वापस आए तो हमने सबसे पहले ये चीज देखी कि हमारे पास वैसे वी ओपन सर्किट था कितना। तो ये आपके पास वी ओपन सर्किट की लाइन है, वी ओपन सर्किट इंग्ली के लिए 37.8, ठीक है, राइट। लेकिन ये तो 25 डिग्री के ऊपर सारी कैलकुलेशन थी, और हम तो सेल का टेम्परेचर 62.5 समथिंग निकाल के बैठे हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि ये चीज आई होप सो कि आपको कर्सर साथ समझो, टेम्परेचर कोफिशिएंट वी ओपन सर्किट परसेंटेज, ठीक है, पर केल्विन। तो आपको पता है उसने अभी न्यूमेरिकल के अंदर 33% का वर्ड यूज किया हुआ था। तो 33% कैसे आया, मैंने टिक मार्क भी लगा दी, कुछ नजर आ, -0.33, -0.33, ठीक है। और ये उसको कैसे पता चला कि ये ऐसी स्टेटमेंट यूज करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय पर केल्विन, समझ रहे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वी ओपन सर्किट परसेंटेज पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो माइनस का मतलब है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, ओके जी। सो अदरवाइज जब तक आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, आपका वी ओपन सर्किट कितना था जी, ये मैंने सर्कल किया हुआ, जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा था योर वी ओपन सर्किट वाज 37.8। लेकिन ऑब्वियसली जब सेल का टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया तो आपने क्या किया हुआ 1 माइनस, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि 0.33% का ड्रॉप है। क्या वैल्यू लिखी हुई थी 0.33%, ड्रॉप में क्यों कह रहा हूँ, ड्यू टू द माइनस साइन। 100% में से, ठीक है, 1 का मतलब 100%, 100% में से जब आप 0.33% निकालेंगे, 0.33 मतलब फर्दर वो 100 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि आप 1 को 100 जब कह रहे हैं तो 0.33 और उससे 2 जीरोस नीचे जाएगी। किस चीज का 33%, क्योंकि दैट 30.33% इज इंटरलिंक्ड विद पर डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री के पीछे इतना हो रहा है। सो 25 अगर स्टैंडर्ड है तो आपका कितना टेम्परेचर निकला हुआ था 62.5 और 25 का फर्क निकालें
तो ये आपको आपका एक सर्टन उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तकरीबन 37.5 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो हर डिग्री के पीछे यानी कि 37.5 टाइम्स या जितना भी उसका डिफरेंस आता है उतने टाइम्स वो 0.33% से जो है ना वो चीज मल्टीप्लाई होगी और 1 में से माइनस भी हो रही है और आपके पास कितना वोल्टेज आ रहा है जी 33.1। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो पावर है सेम इज अ केस विद पावर। जब आप टेबल में जाएंगे तो आप पावर को जब देखेंगे तो पावर के साथ लिखा होगा -4.5 -0.45 यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ड्रॉप का वर्ड जो लिखा हुआ। ठीक है, टेबल में माइनस का वर्ड लिखा हुआ है वो दैट इज शोइंग फॉर द ड्रॉप, यहाँ पे इंग्लिश में ड्रॉप लिखा हुआ है। अगेन बोथ आर द सेम थिंग्स। तो 245 का जो मॉड्यूल है उसका 100% से 1 यानी कि 100%, 0.45 के भी जब आप 2 जीरोस खत्म करेंगे तो आपके पास 0.45% कितने डिग्री के पीछे 62.5 माइनस 25, तो ये 204 वॉट आपको दे रहा है रेदर टू गिव यू 245 वॉट। So which is a rather significant drop of 17% from its rated power। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं जरा इधर ही। So अब एग्जांपल को देखें जरा, और जो आपने कैलकुलेशंस देखी हैं तो अब देखें कि कौन सा टेम्परेचर जो आप इतने ज्यादा टेम्परेचर्स किए जा रहे थे उनकी अब आपको थोड़ी सेंस बननी शुरू हो चुकी होगी कि 25 डिग्री के ऊपर आपने कैलकुलेशंस की हुई हैं और जिन कंडीशंस के ऊपर आप टेस्ट कर रहे थे वहां पर जो सेल का एक्सपेक्टेड टेम्परेचर हो सकता है वो 62.5 हो सकता है। तो 25 के ऊपर रीडिंग लेनी चाहिए, 62.5 हो सकता है। तो आपने जो उसका फर्क है उसको देखा कि एक एक डिग्री के पीछे कितना फर्क पड़ रहा है और टेबल्स की भी हेल्प ली और सारी चीजें आपने जो है वो की हैं। इसके ऊपर कोई अगर इशू वगैरह हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने वोल्टेज का ड्रॉप लिया है ऐसे ही आपके पास पावर का भी ड्रॉप है। ठीक है, और पावर का ड्रॉप जो है वो -0.45, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप और है पावर का ड्रॉप और है, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो उसको बिल्कुल ठीक वैल्यूज लेंगे। इसी तरह अगर करंट का ड्रॉप देखें तो वो कुछ और है, यानी कि पर डिग्री के पीछे कितना फर्क पड़ रहा है। अब ये ड्रॉप की बजाय इंक्रीमेंटेड फील हो रहा है 0.06। ठीक है, रादर से अ ड्रॉप। तो अब जी आपको आइडिया हुआ कि क्यों हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है, और उसका प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। इस पे कोई क्वेश्चन वगैरह जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। नो ठीक है, सर। और इसमें एक और भी आपने चीज देखी होगी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपने 2 3 4 मल्टीपल पैरेलल में टेम्परेचर्स पढ़ लिए उसको आई होप सो कि इस एग्जांपल्स के साथ हर टेम्परेचर का एक डिफरेंट आपके ज़हन में एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, उसको आपस में मिक्सिंग उसकी नहीं करनी। जो भी टेम्परेचर है या जो भी नाम हम लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बैकएंड पे कोई पर्पस है, इसलिए मैंने सबको डिफ्रेंशिएट किया है और खुद से मैंने आपको बताया कि ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट आपके लिए कर सकती है। अच्छा, आप इस पे कोई इस तरह का काम कर सकते हैं कि आपको मैं अगर कोई बल्कि कोई काम क्या कहना आपको, आप सबसे पहले ये बताएं कि वो जो 2 आपको असाइनमेंट्स दी हुई हैं उनके ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई थोड़ा सा कमेंट मुझे दे दें। हाँ जी, क्या कुछ कर रहे हैं उस पे, क्या हो रहा है असाइनमेंट्स में, जो 2 असाइनमेंट्स मिली हुई हैं? सर उनको लिखना स्टार्ट कर दिया। चल रहा है काम, क्या क्या डेडलाइन है उसकी? तो टोटल कितनी असाइनमेंट्स हैं जी? 2 2 सर। असाइनमेंट्स। बेशक अल्लाह आपको भला करे। और क्या क्या चीजें अब तक चलो थोड़ा पढ़ तो लिया होगा, क्या लिख रहे हैं? कुछ नहीं होता, 100 हर बंदे ने अपना अपना वही जिधर से आपने देखना वहीं से सारों ने देखना। तो
क्या लिख रहे हैं? कोई बंदा बताएगा मेरे दिल में जरा इजाफा हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह आप पढ़ रहे होंगे, कोई ना कहीं से देख रहे होंगे। जी सर एक तो इम्पैक्ट था कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर वो सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और दूसरा सर उसकी इश्यूज वगैरह में रिलेट करने थे, सोसाइटिकल हो गए, एनवायरमेंटल हो गए, हेल्थ हो गए। सर असाइनमेंट 1 में जो सोसाइटल इफेक्ट्स वगैरह थे और कुछ प्रॉब्लम्स जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की वजह से जो थी, वो काफ़ी सारी जो है वो नोट की हैं अभी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, जो आपके पास पहली असाइनमेंट है वो जो हमारे 12 PLOs होते हैं, जो 12 PLOs हैं, उसमें पहली जो असाइनमेंट है वो द इंजीनियर एंड सोसाइटी का जो PLO है, द इंजीनियर एंड सोसाइटी, उसका जो PLO है, साफ ज़ाहिर हर PLO की एक पूरी एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। सो द इंजीनियर एंड सोसाइटी के PLO से वो जनरेटेड असाइनमेंट है, उसकी वर्डिंग्स, उसकी चीज़ें, उसका तरीक़ेकार, वो द इंजीनियर एंड सोसाइटी से लिया गया, और वो जो आपको असाइनमेंट दी हुई है वो सोसाइटिकल इम्पैक्ट से ही शुरू हो रही है। इसी तरह की वर्डिंग उसमें आ रही, 3-4 मौजू उसमें ज़ेर बहस लायक हैं। तो इंजीनियर का सोसाइटी के साथ जब इंटरलिंक्ड होता है टेक्निकली, तो उसमें काफ़ी सारे अवामल जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, और वही उस असाइनमेंट में पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली दिस कोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए द इंजीनियर एंड सोसाइटी का क्या रोल हो सके, क्योंकि अगर मैकेनिकल वाले बंदे की दी इंजीनियर एंड सोसाइटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, क्या ख्याल है? या उसको भी आप वाले ही उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, आप वाले ही उसकी चीजें आपसे डिफरेंट होंगी, क्या ख्याल है? अगर आप एक द डॉक्टर एंड सोसाइटी कहें तो उसकी वर्डिंग्स और उसकी चीजें मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। इसी तरह अगली दूसरी जो असाइनमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो वाला जो PLO है, अब ये PLO एक मुख्तलिफ PLO है, ठीक है, उन 12 PLOs में से ये एक मुख्तलिफ PLO है। तो ज़ेन की ज़रा जो है वो पुर्जे वगैरह उसको खोल के देखना है कि द इंजीनियर एंड सोसाइटी एक डिफरेंट चीज़ है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, दोनों असाइनमेंट डिफरेंट हैं। ये नहीं है कि एक चीज़ पढ़ ली उसको उधर 1 में भी खींच दिया, 2 में भी खींच दिया, बात समझे? दोनों जो असाइनमेंट्स हैं उन दोनों का पर्पस बिल्कुल क्लियर है। आपको अगर एक लग रहा है या अगर उसको एक बना देता है तो वो इल्म की कमी है, ठीक है, वो पढ़ा नहीं हुआ, उसको आइडिया नहीं है। तो असाइनमेंट के अगर सॉलिड 10 मार्क्स दे रहा हूँ और उसके ऊपर सारा कुछ बता भी रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उस पर आप पे ये अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है, जो कि ज्यूम किया जा सकता है पॉजिटिव वे में, कि आप विद इन द एथिकल और लीगल लिमिट्स के अंदर रहते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ना वो उसको देंगे। टाइम तो बड़ा शॉर्ट रह गया, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 3 तारीख हो रही है, तो लगता नहीं है मुझे कि कोई काम शाम बैकेंड पे चल रहा होगा, लेकिन चलें अज्यूम कर लेते हैं कि चल रहा होगा। उस पर कोई इशू वगैरह तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन पॉजिटिव वे आई कैन होप कि चल रहा, नहीं भी चल रहा तो कोई मसला नहीं, वो 10 मार्क्स हैं वो आप लेने हैं, बिस्मिल्लाह, नहीं लेने तो आपकी मर्जी है। जी सर वो टर्निटिन पे फिर वो बना दें क्लास, वो जरूर चेक कर लेंगे टर्निटिन पे। हाँ, वो आज सेकंड टाइम मैं ये कुछ चीज़ें थोड़ी डिस्कस करूँगा ये अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या LMS पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट इंशाल्लाह कर दूँगा, ठीक। उस पर कुछ इनके बैकएंड पे कुछ थोड़ी सी वर्किंग उस पर रिक्वायर है, तो वो मैं ज़रा लाइब्रेरी साइड से उसके ऊपर कुछ थोड़ी डिस्कशन है, तो वो इंशाल्लाह सेकंड टाइम उसके ऊपर करता हूँ। अभी तक किसी वजह से पेंडिंग था, अभी तक मैंने लिंक आपके साथ शेयर नहीं किया, ठीक। तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू पीपल। जैसे आपको एक बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ईमेल या एक डिटेल्ड वर्जन में हमेशा इंशाल्लाह भेजता होता हूँ, तो इस दफ़ा भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई असाइनमेंट से रिलेटेड या वैसे कोई क्यूरी है तो पूछ लें, क्योंकि आई होप कि आप जेन्युइन और अच्छा काम करें और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा के अच्छे वाले नंबर भी लें, और अपने PLO CLOs को बेहतर अंदाज में उसकी भी परसेंटेज आपकी अच्छी हो, ठीक है जी। सो
थैंक यू जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ओके जी, सर आमना की लाइट चली गई, इसकी अटेंडेंस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कोई बात नहीं, बस वो बीच में थी, दैट इज इनफ। सही है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।